नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और आपको बता दें कि योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं। विभागों में बचे हुए बजट पर मंथन यहां किया गया। 22 जनवरी की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। 1 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा होगा, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। अनुकूल अवसरों का पूरा लाभ उठाना होगा। तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण बैठक की और इसके बाद उन्होंने दावा किया कि हम लोग लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 100 दिन भी नहीं बचे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक साथ मिलकर काम करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। जो 1962 के युद्ध के मेमोरियल था, वो सुनने में आया चीन की फौज ने तोड़ दिया। जहां तक चीन की फौज जाना चाहती थी वहां बैठ गई है जाकर के, चाहे वो आपका लद्दाख हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि भूटान के हिस्से को भी कब्जा कर लिया है। ये मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अन्याय चरम सीमा पर है। आपका बुलडोजर पे वोट पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान बचाने के पे वोट पड़ेगा। और हमें उम्मीद है इस देश के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। मायावती के अखिलेश पर किए गए हमले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मायावती को गठबंधन नहीं करना चाहिए था और साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। आदरणीय बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, उनके विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। और आज मैं जब ये बात उनका ट्वीट मैंने भी देखा है, आप सबके सवाल के क्रम में बता रहा हूं। जब 2019 में इन्होंने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, उस समय भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। इस पार्टी से बच के रहें, इससे राज्य का भी भला है, राष्ट्र का भी भला है। तो वहीं डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह गोंडा के नंदनी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन की बधाई दी और इस दौरान उन्होंने खेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई कमेटी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई गई है उसे वो नहीं मानते। साथ ही जल्द अपना खुद का नेशनल गेम शुरू करने की भी बात कही। खेल मंत्रालय के मामले में जरूरत पड़ने पर कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी। कमेटी जो बनाई गई उसको हम नहीं मानते। अगला कदम अपना नेशनल करा, अपना सारा काम करा रहे हैं, उसको लीगल ओपिनियन लेकर के उस पर आगे कार्रवाई किया जाएगा। 16 को हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग है, पूरी बॉडी, पूरी फेडरेशन उसमें जो डिसीजन लेगी वही सबको मान्य होगा। खिलाड़ियों का नुकसान तो उन्हीं की वजह से हो रहा है। जूनियर पहलवान खुद ही बता रहे हैं किसकी वजह से नुकसान हो रहा है। अब ये जूनियर पहलवानों का नुकसान हो रहा है तो करेंगे ही ना, वो अपनी मांग के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कहा तो रहा है लीगल ओपिनियन लेकर के जरूरत हुई तो मैं कोर्ट जाऊंगा। गुजरात के चर्चित बिल्किस बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट से आज महत्वपूर्ण फैसला आया और उसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। प्रयागराज में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुजरात सरकार के मुंह पर तमाचा है। साथ ही कहा कि गुजरात सरकार को अपने फैसले को लेकर देश से माफी मांगनी चाहिए। गुजरात सरकार के खिलाफ ये जन्नाटेदार तमाचा है।
जिस तरीके से एक अबला, एक महिला को जघन्य बर्बरता पूर्वक ढंग से बलात्कार सार्वजनिक रूप से किया था, उस दिन भारत माता शर्मिंदा हुई थी, नारी जाति शर्मिंदा हुई थी। उसके दोषियों को अपील न करके कि फांसी दी जाए, ससम्मान छोड़ दिया गया था। कुछ सजा के बाद फूलमाला पहनाया था भाजपा ने, उसको अपने विजय पर्व के रूप में माना था। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये पूरी तरीके से सही फैसला है, उचित फैसला है। मैं इसका सम्मान करते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से एक ऐतिहासिक फैसला है और गुजरात के मुख्यमंत्री को निर्देश दें भारत के प्रधानमंत्री कि वो क्षमा याचना करें और उनको बर्खास्त किया जाए या वो इस्तीफा किए। वो ताला खुला था, कोर्ट के आदेश इम्प्लीमेंट किया था। हमने राजनीति को हमेशा अलग रखा है। हम मानते हैं कि राजनीति अलग है और न्यायालय अलग है, मंदिर अलग है। तो मंदिर के निर्माण का हम भव्य मन इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह उसका राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है उसका विरोध करते हैं। और अगली खबर आगरा से, जहां चलती एम्बुलेंस में अचानक से आग भड़क गई और भगवान टॉकीज चौराहे का यह पूरा घटनाक्रम है। आनन फानन में बीच सड़क पर एम्बुलेंस को रोका गया। एम्बुलेंस में बैठे तीमारदारों ने मरीज को उतारा और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। बेहद ही चौंकाने वाला यह मामला सामने आया है, जहां पर चलती एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। और आपको बता दें कि जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ उस वक्त एम्बुलेंस के अंदर मरीज और तीमारदार दोनों ही मौजूद थे। ऐसे में जो मरीज के साथ तीमारदार थे, परिजन थे, उन्होंने मरीज को एम्बुलेंस से बाहर निकाला। आनन फानन में बीच रास्ते पर रोका गया गाड़ी को और आग बुझाई गई। ठंड, कोहरा और शीतलहर के ट्रिपल अटैक से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, तो ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ठंड का मौसम है और कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। ऐसे में किस तरीके की बीमारियां होती हैं और इससे किस तरीके के बचाव होते हैं, आज हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर देहात के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय त्रिपाठी उनको जानेंगे कि आज इस ठंड से लोगों को किस तरीके की बीमारियां होती है, कैसे बचाव होते हैं। डॉक्टर साहब, लगातार बढ़ती ठंड से किस तरीके की बीमारियां होती है, इसके बचाव कैसे? मेरा नाम डॉक्टर संजय त्रिपाठी है, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। ठंड के दिनों में सबसे कॉमन जो सबसे सामान्य समस्या जो है वो हार्ट की होती है। ठंड जब भी ठंड बढ़ेगी, विंटर सीजन में जब भी टेम्परेचर तापमान कम होगा और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में रहता है कि हार्ट से संबंधित बीमारियां बढ़ती हैं। जैसे ज्यादातर जो है ठंड में जब भी ज्यादा मतलब ठंड बहुत तेजी से बढ़ेगी तो हार्ट को सप्लाई करने वाली, हार्ट मसल को सपोर्ट करने वाली, सप्लाई करने वाली वेसल्स में दबाव पड़ता है ना, और वेसल्स कई बार सिकुड़ जाती हैं। उससे क्या है कि हार्ट की मसल में दबाव पड़ता है, हार्ट पंप करना कम कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक होना या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना, एंजाइना होना, स्ट्रोक होना, इस टाइप की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके लिए सबसे सामान्य प्रिकॉशन ये रखना है कि मतलब कोशिश करना है कि ठंड से बचें, मतलब गर्म कपड़े में रहें और ज्यादा खुली हवा में न निकलें और बहुत मतलब ठंडे पानी का सेवन ना करें नहाने में। इस तरीके से दूसरा, आजकल यंगेस्ट जो मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे बचना चाहिए। कई बार का मस्कुलर एक्सरसाइज करने से भी हार्ट की मसल पर प्रेशर पड़ता है और छोटा मोटा एंजाइना, कई बार हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, जिस तरीके से कड़ाके की ठंड है, अगर देखा जाए तो किस एज के लोगों को ज्यादा इफेक्ट होता है इस ठंड में? मतलब कॉमनली अगर एज से रिलेटेड देखें तो जो लोग जिनको किसी प्रकार की कोई कोमोर्बिडिटी है, मतलब उनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या पहले से सीएडी है, इस टाइप की बीमारियों से पीड़ित हैं और उसके साथ साथ उनको उनका एज अगर मतलब 45 साल से ज्यादा है तो उनको मतलब ठंड से होने वाली बीमारियों का एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जो यंगेस्ट हैं, जो बहुत ओबीज हैं या फिर जिनके लिपिड्स बहुत ज्यादा डिफरेंस रहते हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स ज्यादा हाइपरलिपिडेमिया होने की वजह से ब्लड के वेसल में फ्लो कम रहता है, उनको भी एंजाइना की संभावना बढ़ जाती है। तो आजकल ये देखा जाए कि यंगेस्ट में भी प्रॉब्लम है क्योंकि उसका कारण स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल है।
अच्छा, देखने में ये भी आया कि लोग ठंड से बचने के लिए जिस तरीके से घरों में हीटर का और ब्लोवर का इस्तेमाल करते हैं, तो आंखों से संबंधित कुछ बीमारियां आई हैं, इस पर किस तरीके से लोगों से बचाव करना चाहिए? मतलब हीटर ब्लोअर का इस्तेमाल करने से क्या होता है, इसका मेन रीजन है कि जब भी आप बंद कमरे में हीटर चलाते हैं, ब्लोअर चलाते हैं, या गाड़ी में भी आपने देखा होगा कि आप ब्लोअर एकदम से चलाते हैं तो उसमें CO2 रिटर्न होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने से सर दर्द होना और सफोकेशन होना और सांस फूलना, ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। उसके साथ साथ जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कई बार ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके हमारे साथ डॉक्टर संजय त्रिपाठी वरिष्ठ चिकित्सक है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर ठंड से बचने हैं तो ऊनी कपड़े पहनने होंगे और बचाव जो है वो बेहतर ढंग से करना होगा। ब्लोवर को इस तरीके से बताया कि अगर कंधे में लगाकर उससे आराम तो मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उनके लिए भी खतरा हो सकता है। कानपुर विभाग से वरिष्ठ त्रिपाठी। प्रयागराज के संगम तट पर 14 जनवरी से आस्था के सबसे बड़े माघ मेले की शुरुआत हो रही है। सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए साथ ही साथ स्नान के लिए साफ और निर्मल जल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मेला शुरू होने से पहले ही संगम क्षेत्र में गंगा का जल काला पड़ गया है। त्रिवेणी मार्ग के पहले बनाए गए पांटूल पुल के पास गंगा घाट का जल पूरी तरह काला दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि जल से दुर्गंध भी आ रही है। ग्राउंड जीरो से जनता टीवी संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां माघ मेला 2024 का आगाज हो गया, 15 तारीख से लोग स्नान करेंगे। पहला स्नान होगा, मगर उससे पहले ही गंगा का पानी हम आपको दिखा रहे हैं, काला पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात है, स्वच्छ गंगा की बात होती है जल की, मगर इसमें ही काले पानी में अब कुछ श्रद्धालु को लगता है कि जैसे स्नान करना पड़ेगा। यहाँ पर यात्री भी, ये बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, आप यहीं के लोकल हैं, ये पानी काला होने की वजह क्या है? वजह है कि इसके पीछे जो पानी रहता है और पीछे वहाँ छोड़ते हैं। कहाँ से छोड़ते हैं पानी? अरे हरिद्वार नहीं जी, आगे जो है कि बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, हाँ। वहाँ से पानी छोड़ा जाता है, तभी लोग बताते हैं कि ये पानी गंदा हो जाता है। तो ये काला पानी आ रहा है यहाँ पे, आता है, इसी वजह से ये काला हो गया है। यही कारण है कि पानी काला हो जाता है। तो ये पानी इसीलिए काला है। माघ मेला भी करीब, अभी नहाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी तो होगी। हाँ बिल्कुल परेशानी है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। देखिए, सुनील जी थे जिन्होंने बताया कि पीछे फैक्ट्रियों से पानी आता है जिसकी वजह से ये काला हो गया है। मगर बात करी जाए माघ मेले की, तो माघ मेले से पहले जिस तरह से तैयारियों का दावा किया जा रहा है उसकी जल की बात हो रही है, मगर गंगा का पानी पूरी तरह से काला पड़ गया और इसी काले पानी में कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को शायद डुबकी भी लगाना पड़े। मगर वही मेला क्षेत्र में हम और लोग से बात करेंगे जो यहाँ पर काम करेंगे। बताइए, गंगा का पानी है पूरी तरह से काला आ रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? इसका वजह ये है सर कि जो है ये गंगा जी का पानी पहले तो साफ आ रहा था, अभी बीचन तो काफी काला आने लगा है। ये लखनऊ वहाँ के आ रहा है, कानपुर का सब चमड़ा उमड़ा के है कि कब फैक्ट्री के है, कहाँ के ये उन्हें मालूम है, लेकिन ये काला पानी अब बीच में आने लगा इसी कारण। तो माघ मेला करीब श्रद्धालुओं को परेशानी भी होगी। हाँ परेशानी तो रहेगा, लेकिन अभी देखिए हो सकता है बीच में अभी सरकार के पास कुछ वजह बताया जाए, बाबा साधु लोग बताएं तो हो सकता पानी एकदम साफ आने लगे। ठीक। तो देखा आपने जिस तरह से यहाँ पर पानी पूरी तरह से काला आ रहा है, गंगा का पानी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पूरी तरह से काला हो गया। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि माघ मेला करीब है और स्वच्छ गंगा के पानी में जहाँ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं, मगर ये काला पानी है। और 14 तारीख से माघ मेला शुरू हो जाएगा और पहला स्नान 15 को है, जिसको देखते हुए अगर ये पानी साफ नहीं हुआ तो इसी काले पानी में श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, मेला अधिकारी का इस पे कहना भी था कि जिस तरह से काला पानी है उसके लिए पानी छोड़ा जाएगा जिससे कि ये गंगा फिर से स्वच्छ और निर्मल हो सके और श्रद्धालु एक बार स्वच्छ गंगा में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि गंगा का पानी कब ये साफ होता है। फिलहाल अभी ये काला पानी जिस तरह से पीछे से कानपुर की बता रहे हैं, जैसे कि लोग फैक्ट्रियों से छोड़ा जा रहा है और आ रहा है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि माघ मेला करीब है और माघ मेले में गंगा का काला हो जाना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों और इसमें भाग लेने वाले अतिथियों को जानकारी दी। साथ ही देश भर के राम भक्तों से दीपोत्सव और पूजा पाठ करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरती करें और सूर्यास्त के बाद घर के आंगन में दीप जलाएं।
तो वहीं रामनगरी अयोध्या में दुनिया भर के गणमान्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनेंगे। स्वामी रामभद्राचार्य भी इन्हीं गणमान्यों में एक हैं। हालांकि स्वामी रामभद्राचार्य 14 जनवरी को ही अयोध्या आ रहे हैं और खास बात है कि इस दौरान स्वामी रामभद्राचार्य का 75वां जन्मोत्सव भी अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाना है। लिहाजा स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्यों की ओर से कई आयोजन किए जाएंगे। हमारे संवाददाता बीएस लाठी की रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ तैयारियां हैं। आने वाली 15 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री रामभद्राचार्य जी की जो कथा है वो 1000 कुंड की जो तैयारी मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा। ये 1000 जो कुंड है 1008 वैद्यों द्वारा और 1008 जो पूर्व हैं जोड़ा उनके द्वारा ये यज्ञ मंडप तैयार किया जा रहा है और आने वाली जो 15 तारीख है उसी दिन से अनुष्ठान शुरू हो जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या आ रहे हैं। तो उसकी जो यज्ञ है पूरे देश से लोग इस यज्ञ हवन कुंड में शामिल होंगे और अयोध्या जो भगवान राम लला के जो हनुमान जी के भगवान राम लला के उनके वो हनुमान जी हैं तो उनके जो आहुति है वो डाली जाएगी। तो 1000 जो कुंड है वो बनके तैयार है। सारी सुरक्षा व्यवस्था का आज स्वयं जिला प्रशासन लेने आया था तैयारी की क्या कमी है क्या पूरा करना है। तो सारी तैयारियां पूरी हुए। आने वाले 15 तारीख से रामभद्राचार्य जी की ये जो कथा है ये शुरू हो जाएगी और अनुष्ठान भी शुरू हो जाएगा। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ बीएस लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं और वो दिन दूर नहीं जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। कई जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में सभी दीवारों पर राम जी से जुड़ी कई तस्वीरें बनाई जा रही हैं। अलग अलग कहानियों का वर्णन यहां किया जा रहा है। तो साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम के लिए लोगों को निमंत्रित भी किया जा रहा है। विशिष्ट अतिथियों को न्योता भी दिया जा रहा है। और अब एक नजर 4 मिनट में 18 मंडल पर। लखनऊ में शराब की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। कानपुर में ट्रेन की चपेट में आया बुजुर्ग, मौके पर ही मौत। बरेली में पुलिस की कार्रवाई, चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में अतीक अहमद के नाम पर अपने पति को दी धमकी, पत्नी ने तोड़ा पति का हाथ। अलीगढ़ में नए एसएसपी ने संभाला कार्यभार, मीडिया से हुए रूबरू। महोबा में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 पक्षों में विवाद के चलते हुई फायरिंग। मुजफ्फरनगर में नवागत एसएसपी ने की पत्रकार वार्ता, बताया राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर होने वाले कार्यक्रमों की सिक्योरिटी के लिए तैयारियां शुरू। कानपुर में सड़क किनारे स्कूटी खड़ी कर ट्रेन के आगे कूदा युवक, दर्दनाक मौत हुई। झांसी में पुलिस टीम को मिली सफलता, फरार दहेज हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदायूं में पुलिस ने ब्लैक मनी ले जा रहे 3 युवकों को पकड़ा, 40 लाख कैश बरामद। कानपुर में टोल प्लाजा पर डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित गाड़ी, टक्कर के बाद लगी आग। कुशीनगर में स्वतंत्रता सेनानी बाबू गेंदर सिंह की मूर्ति को अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर, पूरी तरह क्षतिग्रस्त। आजमगढ़ में अराजक तत्वों ने तोड़ी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, ग्रामीणों और आम लोगों में दिखा आक्रोश। महोबा में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने की फायरिंग, लोगों में अफरा तफरी। बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल को मारी टक्कर, साइकिल पर सवार छात्र की मौत। सहारनपुर में पुलिस को मिली सफलता, करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर ठग को पकड़ा। अलीगढ़ में हिंदूवादी नेताओं ने रोड पर हनुमान प्रदर्शन कर पढ़ी हनुमान चालीसा, राम मंदिर चलो के होर्डिंग फाड़ने पर भड़के थे लोग। आगरा में कॉलोनी में लोगों को काट रहे खतरनाक कुत्ते, लोगों में दहशत। और वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।